PP बॉन्ड, किसमें PP बॉन्ड है? दिस एसिड, दिस वन और दिस वन, किस एसिड में PP बॉन्ड प्रेजेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो जितने भी ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़ा है फास्फोरस का, उसमें हाइफो फास्फोरिक एसिड में PP बॉन्ड होती है, आपको दिमाग में रखना है। वैसे जी मेंस में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन को दोबारा नहीं पूछेंगे, बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन। स्ट्रक्चर देख लो, PP बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन और बची है, तो OH 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 है ना, H3PO 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, H4P2O6, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसी में आपको सिर्फ एक ही एसिड है ऑक्सो एसिड फास्फोरस की जहां पे PP बॉन्ड होता है, दिस वन इज H4P2O6, ध्यान में रखिए। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस एसिड इज सिरपी। फॉस्फोरस एसिड लोगे ना आप, तो थोड़ा उसको आप गिराओगे तो थोड़ा सिरप के जैसा वो गिरेगा। तो रीजन बता सकते हो क्या हो सकता है? ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, बट आपको बता देता हूं कि फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण थोड़ी अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके चलते वो सिरपी अपीयर होती है, थोड़ी सिरप के टाइप होती है, ठीक है ना। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक आयन, ध्यान दो, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक आयन में कितने सारे ऑक्सीजन एटम हैं, POP बॉन्ड कितने सारे हैं, और कितनी यूनिट नेगेटिव चार्ज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आई है अभी तक, पूछा जा सकता है। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड आपने पढ़ा है, आयन नहीं पढ़ा। तो आयन कैसे बनती है? जब H+ निकल गया हो, तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। आई गिव यू 1 मिनट टाइम, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को कोशिश करो थोड़ा बनाने का, क्योंकि आप लोगों को साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है। एक हेक्सागन होती है ना, अल्टरनेट में ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस रहती है, और मैंने क्या बोला था? OOH OOH, डबल बॉन्ड OOH लगाना है सबने, ओके। दिस इज साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना। अब इसमें से क्या है, सब जगह से H निकल जाएगा, मानो H+ यहां से निकल गया, तो H+ यहां से निकल गया तो माइनस, H+ यहां से निकल गया तो माइनस, और H+ मानो यहां से निकल गया तो माइनस, ओके। तो कितने सारे ऑक्सीजन एटम है? तो ऑक्सीजन एटम तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3, ठीक है ना, और कितने 4 5 6 7 8 9, 9 ऑक्सीजन एटम है, तो 9 ऑक्सीजन एटम एक ही ऑप्शन में है, तो ये और ये दोनों ऑप्शन में है 9, ओके। तो आइदर बी है या डी है। फिर पीओपी बॉन्ड कितने सारे? एक पीओपी बॉन्ड, दो पीओपी बॉन्ड, तीन पीओपी बॉन्ड, तीन पीओपी बॉन्ड, ये ऑप्शन ही नजर आ रहा है। नेगेटिव चार्ज तो आपको 1 2 3, ओके, दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड से H+ सारे निकल गए हैं, तो वो आयन बनी, कितने सारे कौन कौन से हैं, ओके। There is a slight difference between acidity of H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब जल्दी से थोड़ा सा मुझे दिमाग लगा के ये बता दो कि इसमें कितने OH हैं, इसमें कितने OH हैं, इसमें कितने OH है? बोलने का मतलब 3 OH, बोलिए 3 2 2 और इसकी बेसिसिटी 1। 1। पूछा गया स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एसिडिटी क्यों है? तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पीएच बॉन्ड टूटता नहीं है, OH बॉन्ड, है ना। POH बॉन्ड सब में डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें POH बॉन्ड 3 है, इसलिए 3 H+ निकलती है, 2 है तो इसलिए 2, और इसमें सिर्फ एक ही POH बॉन्ड है, इसलिए एक H+ निकलता है।
ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आराम से इन सबको सॉल्व करो। देखो जी मेंस में या एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन लोग नहीं पूछने वाले हैं। ऑक्सो एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको प्रैक्टिस करो, बनाओ और समझो, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। गॉट इट? चलिए इसका आंसर बता दो। इसका बहुत सिंपल आंसर है। सपोज आपको मालूम होगा गैस और लिक्विड फेज में पीसीएल कैसे एग्जिस्ट करती है? ट्राइगोनल गैस बाय और लिक्विड पिरामिडल। फेज में कैसे एग्जिस्ट करती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और सॉलिड फॉर्म में ये दो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज PCl6 माइनस और PCl4 प्लस। ओके, ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। इंपॉर्टेंट है, जानना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? आपको ये दिमाग में रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट। टेट्राहेड्रल हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री क्या? ट्राइगोनल ऑक्टाहेड्रल ना। ऑक्टाहेड्रल, 6 है। ओके, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन एक्सेस विद P4, एक्सेस फास्फोरस PCl5। ग्लास क्या बनेगा? PCl5। PCl5। PCl5 बनेगा, PCl3 बनेगा बेटा, कलरलेस लिक्विड। सॉरी PCl5 ही बनेगा। एक्सेस है तो PCl5 बनेगा, लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो PCl3 बनेगा। ओके, सो आई सपोज ये क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक सर स्क्रीनशॉट क्लियर दिख नहीं रहा है इसीलिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे। बेटा दिख रहा है सारी जगह, वीडियो सही जा रही है। उमंग, आपकी वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नो सर, मेरा भी कनेक्शन लूज ब्लर है सर। सबका कनेक्शन रुक रहा है क्या? यस सर। ओके, अच्छा रुको, तो मैं एक बार फिर से रीजॉइन करता हूँ, ठीक है ना? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है? यस सर। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलो आगे बढ़े। यस सर। Okay, let's move forward. Today we will start with group 16. Okay, मतलब हमारा चल ही रहा था वो, हमें आप देखना है यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप 16। बी ब्लॉक में ग्रुप 15 हम लोगों ने देख लिया जितना देखना था। ओके, और अब इसी चैप्टर में नेक्स्ट ग्रुप में हम लोग एंटर करेंगे, दैट इज ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आप सभी को शायद याद हो, कोई बता सकता है? ऑक्सीजन, फिर उसके बाद OH से टेपोरेस। ठीक है ना? सल्फर, सेलेनियम। सेलेनियम, यूरियम। टेलुरियम पोलोनियम। एंड पोलोनियम, ठीक है ना? तो नॉर्मली आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लगा के कुछ भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे ये दो जो है ये नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले दो एलिमेंट ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, और आपकी पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव मेटल। गॉट इट? बट हमें पोलोनियम के बारे में इन डेप्थ नहीं देखना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और हमारे सिलेबस से काफी दूर है। ओके, अब इसके बारे में जान लो। ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन गैस डाई एटॉमिक फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट करती है।
ओके, बोलने का मतलब ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 नॉर्मली। वही रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सल्फर टू सेलेनियम टू टेलोरियम, दे आर ऑक्टा एटॉमिक। ये ध्यान दीजिएगा, S8 Se8 Te8, अंडरस्टूड। और पोलोनियम एक मेटल है, आप समझ सकते हो मेटल जनरली एटॉमिसिटी उनकी 1 2 है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखा है सारे एग्जिबिट करती है एलोट्रोपी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है ना। जैसे कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस, वैसे इन सब के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी एग्जिस्ट करती है। बात की जाए ऑक्सीजन की थोड़ी सी, तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो दो फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। तो बता सकता है कौन कौन से फॉर्म? एक डाइएटॉमिक ऑक्सीजन गैस और ओजोन। ओजोन, ठीक है ना, O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन। वहीं सल्फर की बात की जाए, S8। सल्फर देखो नहीं, एसिड तो ठीक है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है, बट सारे एसिड ही रहती है। उसकी फॉर्म है मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और एमॉर्फस सल्फर। तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप, डाइऑक्सीजन, ओजोन। सल्फर के एलोट्रोप मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, एमॉर्फस। तो आपको अभी ध्यान नहीं देना है, इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। टेलुरियम के एलोट्रोप्स को देखोगे तो वो रेड टेलुरियम और ग्रे टेलुरियम के फॉर्म में पाया जाता है, बट इनके डिटेल्स में आपको एंटर नहीं करनी है बिल्कुल कि पोलोनियम के क्या एलोट्रोप होंगे या टेलुरियम के एलोट्रोप के क्या नाम है। बस आप इन दोनों के याद रखना, ऑक्सीजन और सल्फर का, ठीक है ना, ऑक्सीजन और सल्फर का आप याद रखोगे। अंडरस्टूड? सॉरी, ये सेलेनियम का है, टेलुरियम का। सेलेनियम होती है रेड और ग्रे फॉर्म में, तो सेलेनियम के भी डेप्थ में नहीं याद रखना, ये दोनों को आप याद रखोगे कि ऑक्सीजन ओजोन और ऑक्सीजन सल्फर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और एमॉर्फस। एक शॉर्ट में हल्के से में हम लोग इन एलिमेंट को देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन जो है वो एक कलरलेस गैस है, इट्स अ कलरलेस गैस। नॉर्मली जो O2 रहती है, मैं ओजोन का नहीं बात कर रहा हूं, जो O2 नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में है वो एक कलरलेस गैस है। सल्फर बता सकता है कोई, जानते होगे? येलोइश सॉलिड। हाँ, येलो सॉलिड होती है, मतलब लेमन येलो मान लो, बोलो तो येलो सॉलिड होती है। ओके, सेलेनियम वही रेड या ग्रे कलर में पाया जाता है, और टेलुरियम जो होती है इट्स सिल्वरी कलर होती है, सिल्वरी, लस्ट्रस सिल्वरी होती है, चमकीला, मतलब सिल्वरी कलर, ग्रे कलर काफी चमकीला ग्रे रहेगा। पोलोनियम ये भी सिल्वरी मेटल है। बड़े इन तीन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में मालूम ही है, कलरलेस गैस। सल्फर येलो सॉलिड, इसको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, कम से कम इसको ना रखो चलेगा। अब यदि हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन तो खुद ऑक्साइड बनाने में मदद करता है, तो इसके बारे में कोई बात करके फायदा नहीं है। और नॉर्मली यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन गैस एक न्यूट्रल गैस है। वही सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं क्या हो सकते हैं? एसिडिक की बेसिक, एसिडिक होगा, H2SO4 बना रहा है। SO3, ये सब एसिडिक होते हैं, है ना, SO2, SO3 ये सारे एसिडिक। सेलेनियम देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, सेलेनियम की भी ऑक्साइड जो होती है एसिडिक, एम्फोटेरिक होगा। ना,
यही थोड़ा कंफ्यूजन है। सेलेनियम की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक, ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नॉन मेटेलिक गुण भी आ रहा है, क्योंकि नॉन मेटल के ही ऑक्साइड एसिडिक होती है। अब परफेक्ट मेटलॉइड की यदि टैग दी जाए या सेमी मेटल की टैग दी जाए, परफेक्ट मतलब देखो सेलेनियम में भी काफी गुण होते हैं मेटलॉइड्स के, मेटल के भी गुण होते हैं, नॉन मेटल के भी गुण होते हैं, बट टेलुरियम को परफेक्ट सेमी मेटल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करेगी और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेगी। तो एम्फोटिक का मतलब तो यही होता है, बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड, दोनों नेचर ये शो करता है। इसलिए बोला जाता है कि सेलेनियम से ज्यादा अच्छा टैग टेलुरियम को मेटलॉइड का या सेमी मेटल का दिया जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि विच इज अ बेटर मेटलॉइड इन ग्रुप 16, तो आप टेलुरियम ऑप्शन को मारोगे, ठीक है। पोलोनियम, तो ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके डेप्थ में हम घुसेंगे नहीं, बट यदि आप देखोगे तो बेसिक होनी चाहिए इसकी ऑक्साइड, क्योंकि मेटल है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है। तो ये जनरल ओवरव्यू हो गया ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। अब चलो डेप्थ में इनके सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, साइज कैसी है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है इत्यादि। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको बेटा। हो गया सर। हो गया सबका? चलिए यस सर। मिटा दो। और हम लोग थोड़ा सा वेरिएशंस को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अक्सर क्वेश्चन सेट होते हैं, यही आपको दिमाग में रखना है। ओके, सारे प्रॉपर्टीज की वेरिएशन को चेक करेंगे। कौन कौन से देखेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियस देखेंगे, इसके साथ क्या होता है। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करेंगे, क्या होता है उसके साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करेंगे, उसके साथ क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करेंगे कि ग्रुप में क्या चेंजेस आते हैं। डेंसिटी को स्टडी करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे, क्या चेंजेस आती है इन द ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को आप देखो तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना, ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स है। अब देखो नॉर्मल आपका दिमाग क्या कहता है, मैं एटॉमिक रेडियस का यदि बात करूं तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। जनरल लॉजिक आपका बोलता है बढ़ना चाहिए, बट आपको मालूम है कि ये जो बढ़ना चाहिए वो रेगुलर पैटर्न में नहीं बढ़ता है, वो भी आपको मालूम ही होगा। यदि आप ऑक्सीजन का मैं आपसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, चलो जल्दी से कोई मुझे बताओ तो ग्रुप 16 का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP3 सॉरी NP2 NP4 यस सर। कितना ऑक्सीजन हो गई ना 8, है ना, 1s2 यस 2s2 2p4, सबसे सिंपल वाला तो पकड़ के देख लो ना तो समझ आ जाएगी ना। 2 2 4 2 4 8 NH2 NP4, ठीक है ना, दिमाग में रखिए। तो ग्रुप 16 का जो जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से याद नहीं है आपको ना तो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएंगी। तो कम से कम जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सिंपल में दिमाग में रखो। ग्रुप 17 का क्या होगा? NH2NP5 NP5। ग्रुप 18 का NH2 NP6। ओके, तो NH2 NP4, तो ऑक्सीजन का मैं लिखूं तो क्या होगा? 2s2 2p4 2p4 बैलेंस से लिख रहा हूं। सल्फर का
सल्फर का 3s2 3p4। वेरी गुड। अब सेलेनियम में यदि हम लोग आए तो 3p के बाद 3d बढ़ेगा। 4s2 3d10। हाँ 3d10 4s2 4p4 है ना। अब इसमें Yes, कौन सा sir. बढ़ेगा सेलेनियम में? F आएगा 4f14। 4d10 फिर 4f14। EF14 f कहां से आ जाएगा भैया? 4d के बाद 5s आएगा बेटा। I guess 5s2 5p4। अब यहाँ पे 4f बढ़ेगा। 4f14 5d10 6s2 6p4 6s2 6p। 6p4। मेरी आपसे बहुत काइंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टैंडर्ड 11th के सिलेबस को रिवाइज करना शुरू करें, ठीक है ना। तो आई सपोज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हल्का सा समझ आ रहा होगा। देखो एक बहुत सिंपल तरीका से याद रखा जा सकता है। देखो सेकेंड पीरियड है ना, तो सेकेंड पीरियड में NH2 NP आपको मालूम है n सेकेंड पीरियड तो 2 के बराबर ही होगा ना, तो 2s2 2p4 3s2 3p4। फिर p के बाद तो d भरता है 3d 4s 4p 4p के बाद ऑब्वियसली 4d है। 4d के बाद 4f नहीं भर जाएगा क्योंकि एनर्जी उसकी कम होती है, सॉरी एनर्जी ज्यादा होती है। तो 4d के बाद 5s फिर 5p फिर 4f 4f के बाद 5d फिर 6s 6p। ये पैटर्न याद रखो। ओके अब देखना यहाँ पे d ऑर्बिटल आ रही है, तो d की इलेक्ट्रॉन आ रही है और यहाँ पे f की इलेक्ट्रॉन आ रही है और इसके पास भी d वाली इलेक्ट्रॉन। तो बोलने का मतलब ये होगा कि यदि हम लोग साइज को देखें तो ऑक्सीजन का जो है देखो 60 पाइकोमीटर्स होती है। ओके यदि इसका आप कोवेलेंट रेडियस देखोगे तो ये 60 पाइकोमीटर है। सल्फर का 104 पाइकोमीटर्स होता है, लगभग 40-44 का अंतर है। तो मुझे क्या बताओ एक बात कि सेलेनियम में भी उतना ही का अंतर होगा कि उतना कम का अंतर होगा? उससे थोड़ा कम का अंतर होगा। थोड़ा नहीं बहुत कम का अंतर होगा क्योंकि d ऑर्बिटल आ गई है। d ऑर्बिटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा तेजी से पकड़ के रखता है और अंदर की ओर खींच लेता है, तो साइज को छोटा करता है। यहाँ पे तो कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं आई है, sp है फिर sp है, इसलिए साइज नॉर्मली बड़ा है। अब आप देखोगे तो इसका साइज 117 पाइकोमीटर का होता है, मात्र आपका 13 पाइकोमीटर बड़ा है। इसमें भी थोड़ी सी अच्छी डिफरेंस होगी क्योंकि dd दोनों में है और एक्स्ट्रा सेल ऐड हुए हैं। तो हाँ 137 पाइकोमीटर होती है इसकी, और यहाँ पे f आ गया है तो इसमें भी ज्यादा का अंतर नहीं दिखता है, तो 146 पाइकोमीटर होते हैं। ओके गॉट इट। तो आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी वेरिएशन इतनी ज्यादा क्यों नहीं है, d की पुअर शील्डिंग है इसकी। ओके और जनरल ट्रेंड देख रहे हो तो नॉर्मली वो घट ही रहा। आपको ये डाटा रखना नहीं है बट दिमाग में रखना है कि जहां फोर्थ पीरियड आया वेरिएशन शुरू हो गया है, तो एटॉमिक रेडियस नॉर्मली डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है डाउन द रोड। ये दिमाग में रखना। अब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करूं आपसे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आपको क्या समझ आता है? आयोनाइजेशन घटेगा इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। यदि आप डाटा को देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, डाटा को देख के ये 1314 है फिर 1000 है, ये किलो जूल पर मोल में 949 1 और 869 और 813 किलो जूल पर मोल। ओके अब देखो बेटा 1314 क्योंकि दो सेल स्ट्रैंड्स में और दो सेल थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्लोज रहता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है 1314। तीसरा सेल ऐड हो गया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। डिफरेंस आ गई लगभग 300 के आसपास की डिफरेंस आ गई। बट हम लोगों ने क्या सोचा था, जैसे ही नीचे आएंगे तो कुछ 300 के आसपास डिफरेंस आना चाहिए, बट वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि d ऑर्बिटल्स की एंट्री हो चुकी है, इसलिए मात्र ये 50-60 के आसपास का अंतर है ना, नियरली 60 के आसपास का अंतर है।
अब वही इसमें और इसमें ठीक ठाक अंतर रहेगा, क्यों? क्योंकि डी तो दोनों में है और एक एक्स्ट्रा सेल आई है, और इसमें अंतर बहुत कम का होता है, क्यों? क्योंकि एफ वाली आ जाती है, एफ भी पुअर शेडिंग करती है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अंदर की ओर खींच लेता है, तो उसे निकालना थोड़ा जितना हम सोचते हैं आसान होगा उतना आसान नहीं। गॉट इट? तो ये दिमाग में रखनी है। गॉट इट? तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी नॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, वेरिएशन याद रखना है कि सल्फर सेलेनियम में वेरिएशन काफी कम हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। देखो बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कहानी देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है तो ये स्टेबल हो रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये छोटा वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है कि बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है? छोटा वाला ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से गेन कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज आती है इसकी न्यूक्लियस से, और इसके न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो अंदर खींचने में इसको दिक्कत होता है। तो किस केस में आपको लगता है कि मैक्सिमम एनर्जी निकलनी चाहिए? सबसे छोटा वाला में। सबसे छोटा वाला में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, यदि नॉर्मली आप सल्फर से नीचे जाओगे तो ठीक है, सल्फर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, सल्फर में सबसे ज्यादा निकलेगा, सेलेनियम में थोड़ा कम, टेलुरियम में थोड़ा कम, पोलोनियम में और थोड़ा कम। बट ऑक्सीजन के केस में सबसे कम एनर्जी निकलती है। इसका सिंपल रीजन यही हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑक्सीजन का साइज है वो काफी छोटा साइज है, और इसमें जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप डालते हो तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक छोटे से सिस्टम में वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन अंदर में डाला हुआ है, अब और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इतनी क्लोज हो जाती है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसके चलते इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो सबसे कम होती है इन केस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, नॉर्मल ट्रेंड। ओके, नॉर्मल ट्रेंड डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती ही है, क्योंकि साइज बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। बट इसका जो ऑर्डर है, सल्फर का सबसे ज्यादा, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और सबसे कम होता है ऑक्सीजन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ओके, थोड़ी एक्सेप्शन टाइप की हो जाती है तो क्वेश्चन आता है, याद रहेगा सबको, ठीक है ना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है। अब डाटा को आप बुक में यदि चेक करोगे तो नेगेटिव साइन दिया हुआ है सब में, तो नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होना, वो एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है ना? एंथैल्पी और एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी बाहर निकल रही है तो साइन तो नेगेटिव ही होगा। गॉट इट? ये ध्यान में रखना। तो नेगेटिव साइन जो बुक में दिया उससे कंफ्यूज मत होना, साइन इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया गया, एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है तो नेगेटिव साइन। ओके, आपको वैल्यू से मतलब रखना है, और वैल्यू 141 ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। ओके, आई सपोज आपके दिमाग में ये चीज रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात की जाए तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज को आप देख ही लो। ऑक्सीजन की काफी हाई होती है, 3.5, काफी हाई 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नीचे जब जैसे आओगे सल्फर में 2.58 हो जाती है। ओके, और नीचे आओगे सेलेनियम की 2.55 होती है, टेलुरियम की 2.01 होती है, और पोलोनियम की 1.76। ओके, तो जनरल आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घट रहा है। बट एक चीज, सेकेंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में आते तो बहुत ज्यादा अंतर है, लगभग 1 का अंतर है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूं तो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, पर ये दोनों में काफी ज्यादा वेरिएशन है। ओके, गॉट इट? ये दिमाग में रखना है।
और सिमिलर है ग्रुप 15 में भी पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में काफी डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेंसिटी नॉर्मली इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही करता है डाउन द ग्रुप, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ पोलोनियम। बट पोलोनियम में हम उतना दिमाग खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले। बट दिमाग में रखिएगा आप, एक्सेप्ट पोलोनियम, सिर्फ पोलोनियम में थोड़ा सा वो घट जाता है, बाकी वो नॉर्मली घटता बढ़ता है। ओके, तो आई सपोज आप सारे वैल्यूज को एक बार देख लोगे, रटोगे नहीं वैल्यूज को, और ये समझ लेना कि किस तरह ट्रेंड्स होते हैं। एटॉमिक रेडियस नॉर्मली इंक्रीज हो रही है, दोनों रेडियस, कोवेलेंट रेडियस लो या आयनिक रेडियस लो, दोनों केस में इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, वेरी नॉर्मल, दिमाग में रखना। बट हाँ, ये फोर्थ पीरियड में डी ऑर्बिटल्स आते हैं, और यहाँ पे सिक्स्थ पीरियड में भी सेवेंथ में आपके एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑक्सीजन का सबसे कम है पूरे ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का काफी ज्यादा है, फिर कम हो जाती है डेंसिटी। और ये देखना है, जल्दी से इनको लिख लो। हो गया सर। आई सपोज क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई ना सबको, कोई दिक्कत? नो, चलिए बढ़ते हैं आगे। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको मालूम है, NH2, जल्दी बोलिए। NP4। NP4। आप मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस ग्रुप का, जिसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सा दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +6। अब मुझे एक बात बताओ, P में 4 इलेक्ट्रॉन, वैसे P में कितने सारे डब्बे होते हैं? P सब सेल का बात करूं तो 3 डब्बे होते हैं, या मतलब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और इजीली गेन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो इसलिए आप नॉर्मली देखोगे O2- H2- ऑक्साइड सल्फाइड ये सब एग्जिस्ट करती है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही, साथ में -2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स आएंगे पहले S वाला आएगा NS, फिर P वाला आएगा NP, फिर D वाला आएगा क्या ND होगा कि क्या होगा बताओ? ND कि N-2D कि N-1D? N-1D।
n माइनस N-1D। 1 होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आपने पढ़ा है ना बेटा 4s, 4s के बाद कौन सा भरता है 3D। 3d, और 3d के बाद 4p 4p, है ना। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसका हमेशा सेल नंबर के बराबर होता है, मतलब पीरियड नंबर के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पीरियड के बराबर होगा। तो देखो n मींस 4, n मींस 4 किसके लिए, s सबसेल के लिए और p सबसेल के लिए। s सबसेल और p सबसेल के लिए पीरियड के बराबर होता है, और d सबसेल के लिए एक कम होता है, इसलिए n-1 d होगा। ओके, दिमाग में रखिए। अब यदि मैं चलो बात करता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन ns2np4, तो आप ये समझ ही रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये आठवां, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना टोटल। गॉट इट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ रही है, यहाँ पे 2 जगह खाली है ना। ये 2 जगह खाली है, तो यहाँ पे कोई दूसरे एटम का 2 इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकता है और ओवरलैपिंग कर सकता है ना। अब एक पल के लिए समझो, जैसे कि ऑक्सीजन है, अब फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, +2। +2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे -1 और इस पे -1 और इससे -1 से +1 और +1 हो गया +2, है ना। तो बोलने का मतलब जब ओवरलैपिंग या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है ना। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा ही, -2 भी हम लोगों ने देख लिया, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है। अब मान लो एक पल के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले चलते हैं, NS NP और n-1d, ओके। देखिएगा जरा ध्यान से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को, Np वाले एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सकता है ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 पेयरिंग है, यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे भेज दिया, तो 3 हो गए यहाँ पे, और एक पेयरिंग वाला को एक्साइट करके आगे भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने सारे ओवरलैप्स हो सकते हैं, 4 1 बॉन्ड बन सकते हैं। 2 3 4 ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का केस में यदि ले लूं, तो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इस पे -2 और इस पे -2, तो सल्फर पे +4, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है इसका। अब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ये क्या करेगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करके डी में भेज देगा, है ना। तो अब इसके पास कितने डब्बे हैं ओवरलैप होने के लिए, यहाँ पे एक ओवरलैप हो सकता है ना, 6। यहाँ पे 3 ओवरलैप हो सकता है, और यहाँ पे 2 ओवरलैप्स हो सकते हैं, है कि नहीं। तो आप देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 ओवरलैप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा, जैसे SF6 होती है फॉर एग्जांपल, तो सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, 6 आता है, +6। +6 आएगा, सिंपल सी बात है। फ्लोरीन सारे -1 ले लेगा और इस पे +6
ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। ओके, तो हम लोगों ने नॉर्मल देख लिया कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, और अच्छे से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके इसको समझ भी लो। अब नॉर्मली मैं आता हूं एक छोटी सी चार्ट पे, जो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना इसको। मान लो मैं ऑक्सीजन का बात करता हूं, तो ऑक्सीजन कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? कौन से पीरियड में? सेकंड सेकंड। फर्स्ट पीरियड कौन बोला भाई? सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में क्या डी ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं सर। नो सर। होता है। तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे भेज सकता है? नो सर। नो। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ दो ही बॉन्ड वो बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? दो ही बॉन्ड, सिर्फ दो ही बॉन्ड बने। तो दिमाग में ये रखनी है कि ऑक्सीजन ना तो 4 बॉन्ड ना तो 6 बॉन्ड बना सकता, ऑक्सीजन सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता है। अंडरस्टूड? तो ऑक्सीजन की इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है। यूजुअली अक्सर केसेस में उसकी -2 होगी। मानो ये वाला जो बॉन्डिंग हुआ वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी होगी? पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का +2 भी होता है, बट ये दिमाग में रखिएगा, ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ हो सकता है। ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोराइड के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा सिर्फ यही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं तो बाकी सब ऑक्सीजन से कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना। ऑक्सीजन का 3.5 है, तो आपका फ्लोरीन का 4 है कि नहीं? तो ये दिमाग में रखनी है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड के साथ आएगी। और एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं OF2। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंपाउंड में हो सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? +2। अब मुझे कोई बता सकता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीजन का होता है किस कंपाउंड? सुपर ऑक्साइड में। किसमें होगा? सुपर ऑक्साइड। ऊपर अच्छा तो -1 होगा, सॉरी सर। परऑक्साइड में कौन से परऑक्साइड? परऑक्साइड में भी नहीं होगा। परऑक्साइड में नहीं होगा -1। वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का बात कर रहे हो तो उसमें -1। देखो एक कंपाउंड होती है जस्ट लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक ओपन बुक स्ट्रक्चर उसका भी होता है O2F2। अब मुझे एक बात बताओ, ये -1 लेगा तो इस पे +1 आएगी, इससे तो कुछ नहीं आएगा, इससे -1 इसका और इसका +1, तो हर एक ऑक्सीजन पे कितनी आ रही है? +1। तो दिमाग में रखिएगा ऑक्सीजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है O2F2 के साथ। अंडरस्टूड? O2F2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये दिमाग में रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए खींचेगा अपने तरफ -1। इस हाइड्रोजन से ये खींचेगा -1, तो हर एक ऑक्सीजन पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ऑक्सीजन के पास कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, एग्जांपल के तहत दिमाग में आप रखोगे। अक्सर केस में -2 रहती है यूजुअली, बट +2 OF2 के साथ में, +1 O2F2 के साथ में, -1 H2O2 के साथ। ओके, वहीं मैं सल्फर का बात करूं तो सल्फर देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकता है। वो +6 भी रख सकता है, +4 भी रख सकता है और +2 भी रख सकता है। Understood? Sulfur can keep all these oxidation state. SF4 भी एग्जिस्ट करती है, SF6 भी एग्जिस्ट करती है, SO2 में देखो +4 है। ओके, तो सल्फर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +6 +4 +2। याद रखने का सिंपल तरीका है, देख लो, दो घटा दो, 6 4 2, 6 4 2 तो रखेगा ही, और -2 तो आपको मालूम है वो तो चाहिए ही चाहिए। ओके, सेलेनियम का भी -2 +6 +4
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, टेलुरियम भी -2 +6 +4 +2 रख सकती है, बट पोलोनियम सिर्फ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, और रीजन बता देता हूं कि ये क्यों। -2 Inert pair effect. है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, और +6 क्यों नहीं रख पा रहा है, सर क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। इफेक्ट आती है। आपको मालूम होगा ना इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं नहीं निकलना चाहेंगे, है ना। ये चारों ठीक है, ये चारों दे दिया, बहुत अच्छा, ये 4 निकल गया, बट डाउन द ग्रुप आप जैसे ही आओगे ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहती है, इसलिए पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता है। ये दिमाग में रखनी है। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 कॉमन होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 16। ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एलिमेंट्स का, वो या तो +4 होगा या तो +6 होगा, ठीक है ना। और दिमाग में एक चीज, +2 भी तो कह सकते हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप की इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप रख लो। अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बॉन्डिंग इन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आयनिक और कोवेलेंट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड बना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड बना है, कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा? कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट क्यों? फादान रूल, फादान रूल यही बोलती है। लास्ट क्लास में भी फास्फोरस के केस लेकर समझा दिया था आपको, क्योंकि यदि सेंट्रल एटम पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो क्या होगा, वो डिफॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, किसका, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो डिफॉर्म करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्डिंग +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट्स कोवेलेंट। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सर। ओके, आई सपोज आप लोग अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को देखोगे, क्योंकि देखो बेटा 100% मार्क्स है। मेरा बोलना है कि देखो, मैं जानता हूं आप लोग अभी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो हम मानता हूं कि अभी इनऑर्गेनिक पढ़ना क्यों रटना, अभी इतना टाइम क्यों देना, बट हाँ एग्जाम टाइम में जरूर कर लेना। मैं जितना क्वेश्चंस करवाता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ना जिस दिन इनऑर्गेनिक का क्लास रहता है ना, उस दिन 1 घंटे पहले जो मैं पढ़ाया हूँ उसको पढ़ के आया, तब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, तो हर क्लास में आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1-2 घंटे पढ़ के आओ इनऑर्गेनिक सेक्शन। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि आप डेली पढ़ो, हाँ एग्जाम के 1 महीना पहले तो लगभग रोज पढ़ना पड़ेगा आपको इनऑर्गेनिक, तभी दिमाग में रहेगी, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। ओके, तो इस तरह आप लिख के प्लीज देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट को सारा समझने की कोशिश करना। मिटा रहा काफी रिपीटेड होते हैं। देखो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस बदलने का जगह नहीं रहता, तो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बिहेवियर काफी एनोमलस होता है, काफी अलग होता है अपने ग्रुप से। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ तो सिंपल रीजन आपको मालूम होगी। सबसे छोटा टाइम
साइज काफी छोटा है, अंतर भी देखोगे तो पहला का 66 पाइकोमीटर, फिर डायरेक्ट 104 पाइकोमीटर भागा है, फिर 117 पाइकोमीटर भागा है ना। तो देखो अंतर आप देख सकते हो, मतलब काफी कम है, कंपेयर भी करोगे यदि दूसरों से तो काफी कम साइज छोटा है कि नहीं। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज में काफी अंतर होती है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, 3.5 है, नीचे जैसे आए 2.5 हो गया, मतलब एक का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और एक का डिफरेंस बहुत बड़ा बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई है, काफी हाई है, 1314 किलो जूल पर मोल, नीचे आओ 1000 हो जाता है डायरेक्ट, है ना। कितना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालना इससे तो नामुमकिन वाली बात है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है कि लो है? हाई है, लो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है सर। लोएस्ट आज पढ़ाया था ना, अभी पढ़ाया। यस सर, लो है। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एक बड़ा ही अजीब सा बात है, क्योंकि छोटा साइज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हाई होती है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बट ऑक्सीजन के साथ ये लफड़ा है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाती है, तो वो नहीं गेन करना चाहता है जल्दी। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये 4 कहानी हो गई। ओके, नेक्स्ट एक और कहानी है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो कहानी गड़बड़ है, तो कोवेलेंसी 2 से ज्यादा इसकी जा नहीं सकती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जहां तक ये पहुंच सकता है वो +2 है ना, और बाकी ग्रुप के मेंबर तो +4 भी कर सकता है, +6 भी कर सकता है। तो ये कुछ सिंपल वाले जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब थोड़ा टेक्निकल वाला जो हम लोग समझते हैं। देखो, ऑक्सीजन फॉर्म्स या बोलो प्रिफर्स डैश बॉन्ड। मुझे एक बात बताओ, तो चलो मैं ये बताऊंगा नहीं, बट आपको मैं रीजन दे रहा हूं और इसका आंसर आप मुझे बताना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ का यदि बॉन्ड एनर्जी मैं लिखूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 494 किलो जूल पर मोल। ओके, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी लिखूं तो ये है 142 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बेटा बता दो कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद पसंद करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद करेगा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, यदि वो एक मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो उसको 494 की एनर्जी मिलती है, बट मान लो वो 2 सिंगल बनाता है तो 142 और 142 300 के पास भी नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं? तो एक टेक्निकल रीजन है ऑक्सीजन के पास कि मैं तो डबल बॉन्ड बना के ज्यादा खुश हूं, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा हूं, ज्यादा स्टेबल हूं, तो क्यों मैं सिंगल बॉन्ड 2 बनाऊं? यहां तो 300 भी नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन प्रिफर्स मल्टीपल बॉन्ड। ठीक उसी प्रकार आपको याद होगा कि नाइट्रोजन भी सिंगल प्रेफर करती है कि ट्रिपल प्रेफर करती है? ट्रिपल प्रेफर करती है, काफी हाई 942 किलो जूल पर मोल। अब चलो मैं आपको एक सल्फर का भी केस दे देता हूं कि सल्फर को देख के आप समझ लो कि अदर मेंबर्स क्या प्रेफर करते होंगे। यदि सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर आप देखोगे तो इसकी है 245 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? 264 देखो अलग अलग कंडीशंस में थोड़ी वेरी करती है, बट इट्स 264 किलो जूल पर मोल सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। अब वहीं आप सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर का बात करोगे तो 425 किलो जूल पर मोल है। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाएगा कि डबल बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो मिनिमम 300 तो पार हो ही जाएगा, है कि नहीं? 500 पार हो जाएगा, 250 500 पार हो जाएगा 2 सिंगल बॉन्ड में, बट एक डबल बॉन्ड में तो 450 भी नहीं। तो
तो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी ना लिबरेट करेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दिमाग में रखनी है कि सल्फर प्रेफर करेगा, सिंगल बॉन्ड। सल्फर प्रेफर सिंगल लिंकेज। आप देखो बेटा, एक कहानी बताता हूं। सल्फर की कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम है ग्रुप 6। तो वीडियो पॉज हो गया। हो गया। कैटेनेशन समझते हो ना, अपने से जुड़ने की यस सर, क्षमता, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज। तो सल्फर की मैक्सिमम है अपने ग्रुप में सेल्फ लिंकेज की, क्योंकि एक छोटी सी यदि आपको इंफॉर्मेशन दूं, देखो कार्बन कार्बन 330 किलो जूल पर मोल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 436 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी में ना, ध्यान से सुनो, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी में ना सिर्फ दो ही एलिमेंट सल्फर से ज्यादा क्षमता रखता है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। बट आपको ये बात तो मालूम है कि कार्बन बहुत एक्सट्रीम कैटेनेशन करता है, बहुत लंबे लंबे चेन बनाता है। बट आप पूछो कि सर हाइड्रोजन क्या नहीं बना रहा है, इतना सारा इसका अच्छा बॉन्ड, कोवैलेंसी नहीं है। इसके पास एक ही ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो पड़ा हुआ है इसके पास, वो तो लिंकेज मार लेगा, कहां से बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड होती है सेल्फ लिंकेज में। तो सेल्फ लिंकेज में सल्फर सल्फर तीसरे नंबर पे आता है। ओके, इसलिए इसकी अच्छी कैटेनेशन होती है। तो देखोगे ना S8 तक का चेन बनता है, ऑक्टाटोनिक चेन बनते हैं। ओके, और काफी स्ट्रांग भी होता है। तो ये कुछ कहानी थी इसके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर करता है पहला मेंबर होते हुए, और ये लोग सिंगल लिंकेज प्रेफर करती है। ओके, और दिमाग में एक चीज आप रख सकते हो कि देखो, ये मैं पॉइंट को मेंशन कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। थर्ड पॉइंट एक दिमाग में रख लो, देखो ये वैल्यूज याद मत करना, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको ये वैल्यूज दे रहा हूँ। ओके, एक और, ऑक्सीजन कैनॉट एक्सीड a covalency of 2, है ना। ऑक्सीजन कोवेलेंसी ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एक्सीड कर सकता? सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऐसे सिंपल क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, नॉट फॉर योर हायर एग्जाम। हाँ, आईआईटी वाईटी मेंस में नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मल्टीपल बॉन्ड दे देगा, वैल्यू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा लिंकेज की तरफ से। ठीक है ना। तो कोवेलेंसी ऑफ 2 एक्सीड नहीं करेगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि OH बॉन्ड जो होती है वो 459 किलो जूल पर मोल होती है। और बेटा 459 किलो जूल पर मोल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। तो इसलिए क्या होता है, द प्रोडक्ट इज यूजुअली वाटर इन, ठीक है ना। इसका मतलब समझो, जिन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपने ऑर्गेनिक के अक्सर रिएक्शन में देखा होगा कि वाटर बाय प्रोडक्ट रहता है, वाटर निकलता ही निकलता है अक्सर रिएक्शन। क्यों निकलता है वाटर? जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो चाहता है कि हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ के वाटर बनाए, क्योंकि OH बॉन्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, सब चाहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो अक्सर उन कंपाउंड जिसमें O और H रहते हैं वो वाटर एज अ प्रोडक्ट रिलीज करता है। ओके, रीजन इज हाई बॉन्ड एनर्जी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अक्सर रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट है, क्यों वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आती है? क्योंकि रीजन इज हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। अंडरस्टूड? जल्दी से इसके नोट डाउन हो गया। हो गया। चलिए, यस सर।
देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि क्लास में जब आप लोग एंटर करते हो तो स्टार्टिंग के 10 मिनट मैं तो क्वेश्चन करवाता हूँ, बट आप लोग पढ़ के नहीं आते हो तो आप लोगों को फिर थोड़ा खराब लगता होगा कि आंसर नहीं दे पा रहे। ये आपकी अपॉन फॉल्ट है। मेरा बोलना है कि प्लीज पढ़ के आओ ना, 1 घंटा पेज पलट के आ जाओगे ना तो इनऑर्गेनिक के आंसर खुद ब खुद निकलेंगे और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग थोड़ा पढ़ के आओगे क्लास में। चलिए चलो मैं एक छोटा सा आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, जो मैं बता चुका हूँ, देखता हूँ मैं कि आप लोग जवाब दे सकते हो। मान लो H2O है, ठीक है ना, मान लो H2S है, H2Se है, H2Te है, ठीक है, मैं पोलोनियम छोड़ दे रहा हूँ। अच्छा एक छोटा सा बात बताना भूल गया कि ऑक्सीजन की और एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू हेल्प इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ी रहती है तो ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आती है वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। तो आप देखोगे अक्सर केस में, इसलिए तो क्या होता है वाटर के केस में जैसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन एक ऐसी एलिमेंट है ग्रुप 16 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद देती है ना, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच लेता है। ऐसा कोई बॉन्ड H2S H2Se या H2Te में नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन हेल्प्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्रुप 16। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। चलो एक छोटा सा चीज मैं पूछता हूं कि बॉन्ड एंगल, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर इसकी आती है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लोन पेयर आएगी दो, है ना, सब पे लोन पेयर आएगी। अब मेरा आपसे पूछना है कि बॉन्ड एंगल को आप डिसाइड कैसे करते हो, सेंट्रल एटम को के क्या चीज को देखते हो तब बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हो। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हो, और कुछ सेम हाइब्रिडाइजेशन तब कैसे कंपेयर करोगे। देखो रिपल्शन नॉर्मल रिपल्शन नॉर्मल देखते हैं कि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हाई होती है, जितनी हाई होगी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है। ओके, ये दिमाग में रखिएगा। यदि सेंट्रल एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका बॉन्ड एंगल भी काफी हाई रहता है। जैसे आप वाटर के केस में देखो टेट्रा, तो आपको मालूम है ये होनी तो चाहिए 109.5, बट हो जाता है 104.5। रीजन आपको मालूम है, ये बॉन्ड पेयर लोन पे रिपल्शन, देखो आपस में खेल रहा है ऊपर से और इसको नीचे भी पुश मार रहा है, तो क्या करता है 109.5 को वो दबा के 104.5, ठीक है। बट अब हम लोग यही एक्सप्लेनेशन यहां पे खोजने जाएंगे ना तो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि देखो इसका बॉन्ड एंगल 92 डिग्री है, इसका 91 डिग्री है और इसका मात्र 90 डिग्री। बड़ा अजीब सा बात हो गया, इतना इतना शिफ्ट तो नहीं ना हो सकता है। यदि मैं बात कर रहा हूं सल्फर का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इतना ज्यादा तो नहीं पुश कर देगा इसको कि ये 92 डिग्री तक पहुंचा देगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो आप इसका क्या रीजन दोगे कि इसमें क्यों बॉन्ड एंगल इतने कम है। हाइब्रिडाइज नहीं हो रहा है सर, नहीं, डायरेक्टली बॉन्ड बन रहा है। सिंपल दिमाग में यही रखोगे, यहाँ पे तो वाटर में क्या है,
sp3 है ना? यस सर। वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम की, और ये प्योर p ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, प्योर p ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जितना भी लिखा नहीं है हाइड्राइड्स हैं एक्चुअली, ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है ना। देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर के साथ हाइड्रोजन, सेलेनियम के साथ हाइड्रोजन, टेलुरियम के साथ हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 को आप देखोगे ना तो बॉन्ड एंगल घटता है डाउन में, तो ठीक है ना। पोलोनियम को दिमाग में नहीं रखना, उसको हटा, घटता है। और ये भी दिमाग में रखिए कि यही वाली एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट लेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो कोई जन्मजात उसके साथ नहीं आया, हम लोगों ने लगाया उस पे कि ताकि हम समझ पाए उनके बॉन्ड एंगल्स को, उनके ज्योमेट्री को। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने के लिए हम लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में नहीं लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, प्योर ऑर्बिटल px py pz 90 डिग्री के आसपास रहते हैं तीनों, तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, काहे का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सर उल्टा लिख, क्या बोल रहे हो बेटा? ऑर्डर उल्टा हो गया सर। हाँ ठीक है, वो आप देख लेना, बॉन्ड एंगल डिग्रीज कर, ओके। यस तो सर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना। और देखो इनऑर्गेनिक का मजा तभी है जब इस पे फिजिकल का तड़का पड़ता है, ये जानो। यदि केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग है, अब आगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। बहुत सारे आपके फिजिकल की सारी कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में एंटर करता है, तो वो आपकी सही होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तब जाके इनऑर्गेनिक में मजा आएगा, नहीं तो इनऑर्गेनिक एक रटने वाला चीज हो जाता है और बोर्डिंग चीज हो जाता है, ओके। तो कॉन्सेप्चुअली समझना है थोड़ा सा। मेरा रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, जो बहुत बुरी बात है। ये चीज रह गया तो, और कोई बड़ी बात नहीं, आप एक दिन में रिवाइज करोगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा, तो क्यों नहीं रिवाइज कर लेगा। आप तो राइट टाइम आ गया है रिवाइज करने का, लेकिन आप कितने दिन बच गए एग्जाम के? 7 महीना मैक्सिमम, और क्या। तो प्लीज स्टार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू।